प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1436। हर सेकंड। बेबिलू को गांव चोंगकोंग और लांसलॉट ने चारों तरफ से घेर लिया था और उसके पास झंग यी और हुआ हुआ द्वारा किए गए हमले को रोकने का कोई समय नहीं था। उसकी आंखों में एक भयंकर लुक चमक उठा। जैसे ही हमला उसके शरीर तक पहुंचने वाला था, उसने तुरंत स्पेस रिप्लेसमेंट की एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और उसकी जगह लांसलॉट आ गया। लेकिन जब जगह बदली गई, लांसलॉट की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था और जैसे वो पहले से तैयार था, उसका शरीर तेजी से एक साइड में हट गया ताकि वो हमले से बच सके। जोंग यी और हुआ हुआ का हमला चूक गया, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी। जैसा कि योजना थी, उसे हमारे संयुक्त हमले से बचने के लिए अपनी एबिलिटी का उपयोग करना ही होगा। लेकिन ऐसा करने से उसे कम 5 सेकंड्स का एबिलिटी कूलिंग टाइम मिलेगा। जोंग यी ने यह सब पहले से गांव चंगकोंग और लांसलॉट के साथ डिस्कस कर लिया था। बेबिलू के पास टाइम की एबिलिटी है और जोंग यी के पास भी। 2 सेकंड पहले जोंग यी ने बेबिलू के सभी एक्शंस को प्रेडिक्ट कर लिया था। क्योंकि दोनों की एट्रीब्यूट समान है, तुलना इस बात की थी कि किसकी एबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है और किसका कंट्रोल ज्यादा अच्छा है। जोंग यी के लिए बेबिलू की बढ़त ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। क्लिक। जोंग यी ने स्किलफुली गोली बदली, फिर जल्दी से बंदूक का मुंह घुमाया और दोबारा बेबिलू की पोजीशन को लॉक कर दिया। हुआ हुआ ने भी अपना मुंह खोला। उसके मुंह में रंगीन रोशनी चमक रही थी और एक और भी शक्तिशाली हाई एनर्जी पार्टिकल बीम तैयार हो रहा था। इस बार बैबला अब स्पेस रिप्लेसमेंट का उपयोग नहीं कर सका। गाओ चंगंग और लांसलॉट बाई और दाई ओर से अपने जाइंट सोर्ड्स के साथ दौड़ते हुए आए और उस पर हमला कर दिया, प्रति सेकंड हजारों बार। वो मजबूर था, उसके पास अब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बची थी ताकि वह झंग यी और हुआ हुआ के हमलों का सामना कर सके। बैंग। झंग यी और हुआ हुआ के हमलों ने सीधे बैबला के टोर्सों पर वार किया। भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की बचने की, झंग यी जैसे हंटर के सामने जब तक वो पूरे फोकस से न लड़े, वो उसकी बंदूक से चली गोली से नहीं बच सकता था। बेबिलू का भारी शरीर जोर से पीछे गिरा, यहां तक कि उसके शरीर पर मौजूद डार्क सिल्वर हैवी आर्मोर भी क्रैक हो गया। वो अपने शरीर को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी छाती पर अचानक एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। इस भारी आर्मोर को लगभग भेद दिया गया था और दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगी थी। उसे सिर्फ एक और हमला झेलना था और उसका आर्मोर तुरंत टूट जाता। इट वर्क्स, कीप गोइंग। गांव चोंगकोंग और लांसलॉट की आंखें खुशी से चमक उठीं। उत्साहित होकर बात करते हुए उन्होंने जाइंट स्वॉर्ड को पकड़ा और बेबिलू पर फिर से हमला कर दिया। दोनों इप्सिलॉन्स ने मिलकर हमला किया और ब्लैक चैरियट लेवल के करीब पहुंच चुके इप्सिलॉन्स का मिलाजुला हमला लगभग बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के था। वायलेंट स्वॉर्ड प्रेशर ने मंदिर की हवा को लगभग खाली कर दिया और इसे एक वैक्यूम जैसा बना दिया। लेकिन बेबिलू ने सिर उठाया। हेलमेट के नीचे से केवल एक दरार दिखाई दी और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। स्पेस रिप्लेसमेंट की एबिलिटी फिर से एक्टिवेट हुई। तीसरा हमला उसने चकमा देकर बचा लिया। 5 सेकंड में जोंग यी और बिल्ली हुआ केवल 2 बार ही संयुक्त हमला कर सकते थे। आखिरकार, अगर वे 5 किलोमीटर दूर से स्नाइप करना चाहते हैं और जनरल बेबिलू को मारना चाहते हैं या उसका आर्मोर तोड़ना चाहते हैं, तो झंग यी और हुआ को एनर्जी अक्यूमुलेट करनी होती है। वे तुरंत गोली नहीं चला सकते। इट डजंट मैटर, भले ही हमारी टैक्टिक्स हर 5 सेकंड में केवल एक बार सफल हो, कुछ और बार ये करने से भी काफी डैमेज होगा। लेकिन सवाल यह है, बेबिलू को मारने के लिए किस तरह के अटैक की जरूरत है? एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन को हराना संभव हो सकता है, लेकिन उसे मार डालना बहुत कठिन है। कॉम्बैट एट्रीब्यूट वाले एलियन का स्तर जितना ऊपर होता है, उसे मारना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन अभी के लिए यही सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका था जिससे नतीजे आ सकते थे। इसलिए उन चारों ने उसी टैक्टिक्स को जारी रखा। जब बाबुला के आर्मोर पर फिर से प्रहार किया गया, तो उसका आर्मोर क्लिक के साथ टूट गया और उसकी छाती के बाएं आधे हिस्से पर का आर्मोर टूटकर जमीन पर गिर गया। बाबुला ने मंदिर के बाहर की तरफ देखा
और उसके हाथ में जो बैटल एक्स था उसे पागलों की तरह घुमाते हुए गांव चोंगकोंग और लांसलॉट से लड़ाई करने लगा। वो एक विशालकाय जैसा लग रहा था। आकार की तुलना में दो कीड़ों के मुकाबले वो काफी डरावना था। अगर ये एलियन न होता तो कल्पना करना मुश्किल था कि इंसान इस क्रीचर को हरा सकते हैं। यहां तक कि प्राचीन जानवर भी शायद इसका मुकाबला न कर पाते। झंग यी ने बोल्ट को खींचकर रीलोड किया और उसके पीछे जो वॉइड की शक्ति घूम रही थी वो एक काले ज्वार की तरह उसके शरीर से होकर उसके हाथों में प्रवाहित हुई और फिर उसकी गोली में समा गई। गो ऑन, उसने 20वें सेकंड में ठंडे स्वर में कहा। झंग यी की गोली ने फिर से बाबुला के शरीर पर वार किया। इस बार वो बाबुला के शरीर को सामने से पीछे तक चीरते हुए निकल गई। पफ! होली सिल्वर बुलेट ने खून को चीरते हुए हवा में रास्ता बनाया, फिर दीवार से टकराई और अंत में क्लैंग की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। गांव चंका और लांसलॉट की आंखें तुरंत चमक उठीं। सक्सेस! ये युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार था जब बाबुला गंभीर रूप से घायल हुआ था। डोंट गेट एक्साइटेड फर्स्ट, डोंट फॉरगेट, वो समय को पीछे मोड़ सकता है। झंग यी ने उन्हें शांत स्वर में याद दिलाया। गांव चोंगकोंग ने कहा, मैं भूला नहीं हूं। लेकिन उसकी टाइम रिवर्सल एबिलिटी केवल हर एक मिनट में ही एक्टिवेट हो सकती है। जब वो अगली बार एबिलिटी का उपयोग करेगा हमारे पास उसे मारने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। बाबुला का शरीर कांप रहा था और झंग यी की गोली ने उसके शरीर पर महत्वपूर्ण असर डाला था। उसके ऊपर हुआ का संयुक्त हमला भी हुआ था जिससे उसे और ज्यादा नुकसान हुआ। वो लगभग गिर गया था, लेकिन उसने जल्दी से अपने शरीर को स्थिर किया और नीचे अपनी छाती की ओर देखा। गोली ने एक फिस्ट साइज्ड होल छोड़ दिया था, लेकिन ये इंसानी मुट्ठी जितना था उसकी अपनी मुट्ठी जितना नहीं, इसलिए ये उसके लिए जानलेवा चोट नहीं थी। उसने अभी अभी अपने दिल को बचा लिया था और गोली उसके शरीर में नहीं फंसी, इसलिए ये चोट स्वीकार्य थी। उसने अपने हाथ में बैटल एक्स को उठाया और दोबारा गांव चोंगकोंग और लांसलॉट की ओर चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा, यहां तक कि मंदिर के बाहर दूर खड़े स्नाइपर झंग यी को भी देखा। दिस गाय इज मच मोर डिफिकल्ट देन आई इमेजिन्ड। जोंग यी की भौहें सिकुड़ गई। उसकी कल्पना में अभी जो शॉट मारा गया था वो इतना ज्यादा प्रभावी होना चाहिए था कि बाबुला को मजबूरन अपनी टाइम रिवर्सल एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता। आखिरकार वो बुलेट एक डेडली पॉइजन भी अपने साथ लेकर आई थी, भले ही मात्रा केवल 0.1 मिलीग्राम्स हो। वो एक अडल्ट एलिफेंट को मारने के लिए पर्याप्त होती, लेकिन बाबुला की शारीरिक शक्ति जोंग यी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ था ये चोट उसके लिए उतनी गंभीर नहीं थी। बाबुला खुद भी समझ गया था कि उसकी टाइम रिवाइंड एबिलिटी असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसके उपयोग के बीच जो समयांतराल होता है वो उसका सबसे कमजोर पल होता है। इसलिए जब तक बिल्कुल जरूरत न हो वो इस एबिलिटी का उपयोग नहीं करेगा। इट डजंट मैटर, अभी भी 40 सेकंड्स बचे हैं। मुझे सच में यकीन नहीं है कि तुम हम चारों इप्सिलॉन्स के लगातार हमलों को 1 मिनट तक बिना मरे झेल पाओगे। जोंग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचा। होली सिल्वर बुलेट, जो मृत्यु का प्रतीक थी, वॉइड की शक्ति में लिपटी हुई सीटी मारती हुई उसके सीने की ओर उड़ चली। चैप्टर 1400 टाइम रिवाइंड। 30वें सेकंड पर बेबलू अब और शांत नहीं रह सका। उसका शरीर अब तक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इस समय जोंग यी को खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि केवल गांव चोंगकोंग और लांसलॉट का संयुक्त हमला ही उसे रोकने के लिए काफी था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधे अपनी टाइम रिवाइंड एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया। अगले ही क्षण उसका शरीर 1 मिनट पहले की अपनी परफेक्ट स्थिति में लौट आया। उसका टूटा हुआ आर्मोर भी फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया और अभी जो कुछ भी हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। गो ऑन, अगला 60 सेकंड हमारा है। झंग यी ने शांत स्वर में गांव चोंगकोंग
और लांसलॉट से कहा, ओके, किल हिम। सभी लोग उत्साहित थे और उन्हें लगा कि अब उन्होंने जनरल बेबलू को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अगली लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। शुरू में गांव और लांसलॉट के संयुक्त हमलों का सामना करते हुए बेबलू थोड़ा थका हुआ महसूस करता था, लेकिन अब वो उन्हें आसानी से संभालने लगा था। उसका भारी बैटल एक्स अब बिल्कुल भी धीमा नहीं था। अकेला ही 2 लोगों के हमलों को रोकते हुए वो काउंटर अटैक भी कर पा रहा था। यहां तक कि झंगी और हुआ के दूर से आने वाले लॉन्ग रेंज अटैक्स को भी वो अब अपने बैटल एक्स से समय पर ब्लॉक करने लगा था। एक जोरदार प्रहार उसके बैटल एक्स पर लगा। वो सैकड़ों मीटर पीछे धकेला गया, लेकिन जनरल बेबलू फिर भी जमीन पर पूरी मजबूती से खड़ा रहा। इस बार उसका आर्मो नहीं टूटा, लेकिन एक सिल्वर बुलेट उसके बैटल एक्स में गहराई तक धंस गई। इस आदमी ने शायद हमारे अटैक पैटर्न को अडैप्ट कर लिया है, झंगी ने गंभीरता से देखा। 3-आइड ट्राइब एक पिछड़ी हुई जाति है, लेकिन युद्ध कौशल में उन्होंने अपने स्तर की चरम सीमा तक विकास किया है। लगभग हर पुरुष बचपन से ही मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरता है और उनमें से सबसे बेहतर योद्धा ही किंगडम के जनरल्स बनते हैं। बेबलू एक सक्षम व्यक्ति बनने से पहले दशकों तक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर चुका था। गांव चोंगकोंग, लांसलॉट, यहां तक कि झंग यी भी उसके मुकाबले लड़ाई के मामले में अभी छोटे थे। शुरुआत में 4 लोगों के संयुक्त हमले ने उसे असहज कर दिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे गांव और लांसलॉट की स्वॉर्ड्समैनशिप का अभ्यस्त हो गया था। उन दोनों की तलवारबाजी बेबलू की नजर में खराब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें काफी खामियां थी। जैसे ही उसके सामने का दबाव थोड़ा हल्का हुआ, उसे मंदिर के प्रवेश द्वार से आने वाले लॉन्ग रेंज अटैक्स को रोकना और भी आसान लगने लगा। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तुम सच में होली स्पिरिट टेम्पल के वर्दी गार्डियन हो। झंग यी की आंखों में फिर से एक घातक चमक आ गई। उसकी जीतने की इच्छा अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसने अभी कोई बदलाव नहीं किया। भले ही बेबलू ने अब उनके हमले के तरीकों के अनुसार खुद को एडजस्ट करना शुरू कर दिया था, फिर भी उसके लिए बचना आसान नहीं था, क्योंकि सामने 4 लोग थे जो एक साथ लड़ रहे थे। हमले लगातार जारी रहे। बेबलू पर दबाव कुछ कम हुआ, लेकिन उसकी शक्ति भी इतनी नहीं थी कि वो बैटलफील्ड पर पूरी तरह से हावी हो पाता। 40वें सेकंड में उसकी डिफेंस फिर से टूट गई, लेकिन इस बार उसकी रणनीति बदल गई थी। वो अब सामने से हमला झेलने के बजाय एक डिफेंसिव शैली में लड़ने लगा। उसका विशाल बैटल एक्स अब एक ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहा था। झंगी और बाकी तीनों के लिए ये एक भारी दरवाजे जैसा था, और जब उसे झंग यी के हमले का सामना करना होता, तो जब तक वो वाइटल पॉइंट पर नहीं लगता, वो चोट लगने से भी नहीं डरता था। गोली उसके शरीर के लिए बहुत छोटी थी और वो उसे मार नहीं सकती थी। उसने किसी तरह 60 सेकंड्स को पार कर लिया। उसका शरीर छेदों से भरा हुआ था। उसके हथियारों में दरारें आ गई थी। लेकिन जैसे ही समय पूरा हुआ, उसने टाइम रिवाइंड की एबिलिटी फिर से एक्टिवेट की, और उस पर जितने भी डैमेज और नेगेटिव इफेक्ट्स थे, सब गायब हो गए। ये आदमी तो बहुत ही मुश्किल से मरता है, लांसलॉट ने दांत पीसते हुए कहा। क्या हम चारों मिलकर भी इसे कुछ सेकंड में नहीं मार सकते? गांव चंगकोंग ने गहरी सांस ली। 3-आइड पीपल का शरीर हम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और ऊपर से उसकी एबनॉर्मल एबिलिटी वाकई मुश्किल है। इस समय जोंग यी ने बात की, कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है। इस बार जोंग यी ने दूरी कम करने का फैसला किया और मंदिर से लगभग 2000 मीटर की दूरी पर जाकर पोजीशन ली। उसने लगभग तय कर लिया कि जनरल बाबुला की एबिलिटी की रेंज वहां तक नहीं पहुंचती। साथ ही उसने यांग जिंगसिन को शैडो स्पेस से बाहर बुलाया। यांग जिंगसिन को देखकर सभी को जोंग यी की योजना समझ में आ गई। जब सामने बग हो तो उसे हराने के लिए बग का यूज करना चाहिए, झंग यी ने कहा। रूल बेस्ड एबिलिटी को एक्टिवेट करके ट्रबलसम एलियंस को कंट्रोल करना
सबसे अच्छा तरीका होता है। हम तुम्हारे लिए मौका बनाते हैं, गाओ और लांसलॉट ने कहा, और बिना हिचकिचाए हमला जारी रखा। झंग यी ने यांग जिंगसन से कहा, हर बार जब मैं और हुआ हुआ हमला करते हैं, वो अपने बैटल एक्स से उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस वक्त अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए वो हिलता नहीं है। इसलिए तुम्हारा अटैक पीछे से होना चाहिए। यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। एक बार फिर झंग यी और हुआ हुआ ने बेबिलू पर हमला किया। इस बार उसकी डिफेंस लगभग परफेक्ट थी। गाओ चोंगकोंग और लांसलॉट की तलवारें उसके आर्मोर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जैसे ही झंग यी और हुआ हुआ का जाना पहचाना हमला आया, उसने आसानी से बैटल एक्स उठाकर सामने ब्लॉक किया। लेकिन ठीक उसी पल यांग जिंगसन का एरो ऑफ लव एक परछाई की तरह पीछे से आया और बेबिलू की ओर चला। बैटल एक्स ने झंग यी की गोलियां और हुआ हुआ की हाई एनर्जी बीम को रोक दिया। लेकिन यांग जिंगसन का लाल तीर आर्मोर को चीरता हुआ सीधा उसके दिल में जा धंसा। बेबिलू स्तब्ध रह गया। फिर एक अवर्णनीय भावना उसके दिल में उभरी, अपने हथियार नीचे रखो और विरोध मत करो। यांग जिंगसन की आवाज मंदिर में गूंजते हुए बेबिलू के कानों में पहुंची। उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए सम्मोहित लगने लगी, लेकिन उनमें संघर्ष की एक हल्की सी झलक भी थी। टाइम, गो बैक। अगले ही पल यांग जिंगसन को महसूस हुआ कि उसका कनेक्शन टूट गया है। भाई, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी एबिलिटी अप्रभावी हो गई है। झंग यी मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखें और भी पैनी हो गई। जैसा सोचा था, टाइम रिवाइंड के बाद सब कुछ रीसेट हो जाता है। रूल सिस्टम की एबिलिटी भी एरेज हो जाती है। यांग जिंगसन का तीर लोगों की कॉग्निशन बदल सकता है और उन्हें आदेश मानने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन ये न तो मेमोरी बदल सकता है, न ही एबिलिटीज मिटा सकता है। जैसे ही बेबिलू को यह एहसास हुआ कि वो नियंत्रित हो गया है, उसने तुरंत टाइम रिवर्सल एक्टिवेट कर लिया और कंट्रोल से खुद को आजाद कर लिया। चैप्टर 1400 टाइम एंड स्पेस वर्सेस टाइम एंड स्पेस। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बग लेवल की रूल बेस्ड एबिलिटी भी बेबिलू को हराने में असफल हो गई है, गाओ चोंगकोंग और लांसलॉट थोड़े अधीर होने लगे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय होली स्पिरिट टेम्पल के ऊपरी स्तर पर क्या हो रहा था, लेकिन वे उस जगह की अजीब और भारी वातावरण को महसूस कर सकते थे। वहां हर एक सेकंड ज्यादा रुकना उनके लिए भारी नुकसान ला सकता था। आखिर ये आदमी इतना मुश्किल से क्यों मरता है? लांसलॉट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा इतना स्ट्रांग रह सकता है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। वो कहना चाहता था कि मुझे नहीं लगता कि वो 1 मिनट तक पीक स्टेट में रह सकता है। लेकिन बेबिलू की एबिलिटी को देखते हुए, जब तक कोई उसे 1 मिनट के अंदर नहीं मार पाता, तब तक वो हमेशा अपनी पीक स्टेट बनाए रख सकता है। लेकिन वे तीनों मिलकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। झंग यी धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी भारी स्नाइपर राइफल को समेट लिया। उसे पता था कि इस तरह लड़ते रहना बेकार है। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, जनरल बेबिलू को मारना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अगर अब भी हमने अपनी शक्ति बचाकर रखी, उसने मन ही मन सोचा, तो हम कभी भी इस दुश्मन को नहीं हरा पाएंगे। मुझे ये खेलने का तरीका पसंद नहीं है, झंग यी ने कहा। फिर उसने अपने पैरों के पास बैठे हुआ की ओर देखा और बोला, अब हमें उससे क्लोज कॉम्बैट में लड़ने पर विचार करना होगा। हुआ ने जवाब में एक मियाऊ किया और तुरंत अपने विशाल पंख फैलाकर मंदिर के अंदर उड़ गया। गाओ चंगकोंग और लांसलॉट ने देखा कि झंग यी और हुआ अब बैटलफील्ड में शामिल हो गए हैं, और इसका मतलब था कि झंग यी अब लॉन्ग रेंज से नहीं लड़ेगा, अब वो क्लोज कॉम्बैट करेगा। लेकिन झंग यी की क्लोज रेंज फाइटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। उसने बिना कोई शब्द गवाए अपनी दाहिनी हथेली में मौजूद स्वॉर्ड इन द ट्री से बहुत सी लताएं फैलाई, जो मंदिर की दीवारों और फर्श के चारों ओर तेजी से फैलने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी बाईं आंख में मौजूद काली रोशनी मुड़ने लगी। स्वॉम्प ऑफ टाइम
उसने धीरे से कहा। उसी क्षण एक विकृत शक्ति उसके शरीर से फूटी और पूरे मंदिर को ढक लिया। बेबेलू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जब उस शक्ति ने उसे छुआ तो उसे अपने शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल 2 तेज स्वॉर्ड अटैक्स उसकी गर्दन और लोअर बैक पर एक साथ हुए। बेबेलू की पुतलियां सिकुड़ गई। तलवार की ठंडी धार ने उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। स्वॉम्प ऑफ टाइम की एबिलिटी का प्रभाव यह था कि एक विशेष क्षेत्र में जोंगी को केंद्र मानते हुए हर चीज की गति 30% तक स्लो डाउन हो जाती है। जो लोग इस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं उन्हें समय सामान्य ही लगता है, लेकिन जोंगी और जो उसके कंट्रोल में नहीं है उन्हें बाकी सब कुछ 70% स्पीड से चलते हुए दिखता है। संख्या में यह बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता, लेकिन लड़ाई के मैदान पर यह घातक लाभ देता है। अब गाओ चोंगकोंग और लांसलॉट के अटैक्स अचानक बहुत तेज और खतरनाक लगने लगे थे। झंगी और हुआ भी अब क्लोज कॉम्बैट में शामिल हो गए थे। अब झंगी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे बेबेलू की एबिलिटीज की पूरी समझ हो चुकी थी। अब वो बेबेलू की स्पेस रिप्लेसमेंट एबिलिटी को 2 सेकंड पहले प्रेडिक्ट कर सकता था और अपने साथियों को पहले से चेतावनी दे सकता था। इस रणनीति ने बेबेलू की सबसे शक्तिशाली बचाव क्षमता को लगभग बेअसर कर दिया। अब स्वॉम्प ऑफ टाइम के अंदर फंसे हुए 4 इप्सिलॉन्स के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ने बेबेलू को गंभीर डिसएडवांटेज में डाल दिया। उसका भारी आर्मोर चारों ओर से कटने लगा और उसके शरीर पर गहरे घाव उभरने लगे। बेबेलू ने एक बार फिर से स्पेस रिप्लेसमेंट का उपयोग करते हुए झंगी से जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन गाओ चोंगकोंग और झंगी दोनों पहले से तैयार थे। जैसे ही झंगी बेबेलू की पिछली पोजीशन में आया, दोनों ने अपने हमलों की दिशा तुरंत बदली और अपने हथियारों को बेबेलू की नई पोजीशन पर एक साथ गिरा दिया। गोल्डन होली स्वॉर्ड और स्वॉर्ड इन द ट्री दोनों ने एक साथ बेबेलू पर वार किया। उसकी ओन स्ट्रैटेजी अब उसी पर उल्टी पड़ गई थी। झंगी ने फिर से ट्री स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए हरी हरी लताओं को बेबेलू की ओर फैला दिया, जिससे वो उलझ गया। हालांकि बेबेलू बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे उन लताओं से छूटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान चारों का संयुक्त हमला दोबारा हुआ। वो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था और एक बार फिर उसे अपनी टाइम रिवाइंड एबिलिटी का उपयोग करना पड़ा। एक पल में वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया। क्या तुम इस बार 60 सेकंड से ज्यादा टिक पाओगे? झंगी ने ठंडे स्वर में पूछा। अब बेबेलू को पूरी तरह से घेर लिया गया था। गाओ चोंगकोंग और लांसलॉट मुख्य हमलावर थे। झंगी ने उसे ट्रैप करने के लिए ट्री स्वॉर्ड और उसकी प्रेडिक्शन एबिलिटी का उपयोग किया और हुआ हमलों का सपोर्ट दे रहा था। अब बेबेलू की सभी एबिलिटीज पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। उसकी हर मूव को काउंटर किया जा रहा था और लड़ाई उसके लिए अब और भी मुश्किल होती जा रही थी। एक ही वॉरियर होने के बावजूद वो 4 इप्सिलॉन्स के सामने काफी देर तक टिक पाया, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर हकीकत सामने आ गई। यहां तक कि नैश किंगडम का पहला जनरल भी अपनी किस्मत नहीं बदल सका। 3 लोगों के हथियारों और हुआ के पंजों ने उसके शरीर को बेरमी से चीर डाला। 52 सेकंड्स के बाद, जब उसने आखिरी बार टाइम रिवाइंड इस्तेमाल किया था, चारों ने मिलकर उसे होली स्पिरिट टेम्पल के दरवाजे पर मार डाला। उसका आर्मोर पूरी तरह से टूट चुका था और उसका 3 आंखों वाला शरीर हजारों घावों से भरा हुआ था। उसके पैरों से खून झरने की तरह बह रहा था। वो गिरा नहीं, लेकिन उसका बैटल एक्स जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से फोकस गायब हो गया। भले ही उन्होंने इस दुश्मन को मार डाला था, लेकिन झंगी और बाकी किसी को भी कोई राहत महसूस नहीं हुई। उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने उसके शरीर के वाइटल पॉइंट्स पर 100 से ज्यादा भयानक घाव किए। अगर उसे बस कुछ और सेकंड मिल जाते रिकवर करने के लिए,
तो शायद परिणाम कुछ और होता। चैप्टर 1439 प्लान। होली स्पिरिट टेम्पल के द्वारपाल जनरल बेबलू को आखिरकार मार दिया गया था। भले ही ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन रही, लेकिन अंत में वो सफल रही। अब कोई उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। लेकिन जैसे ही साझा दुश्मन हट गया, तीनों ताकतों के बीच की प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आने लगी। जनरल बेबलू का ओरिजिन एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन ओरिजिन था और हर कोई उसे पाना चाहता था। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, यहां तक कि हुआ हुआ ने भी अपनी 2 रंगों वाली आंखें खोली और दूसरे 2 लोगों की ओर टेढ़ी निगाहों से देखा। ऐसा लग नहीं रहा कि यह लड़ने का सही समय है, झंग यी ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन सवाल यह है, इसका ओरिजिन किसे मिलना चाहिए? लांसलॉट ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर जवाब दिया। गाओ चंगकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस की बात यह है कि एलियंस का ओरिजिन बांटना बहुत मुश्किल होता है, वरना यह समस्या इतनी जटिल नहीं होती। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, झंग यी ने कहा। इस पर लांसलॉट और गाओ चोंगकोंग ने आश्चर्य से झंग यी की ओर देखा। झंग यी ने समझाया, एलियंस का ओरिजिन असल में एक विशेष एनर्जी बॉडी है। उसे कलेक्ट और डिवाइड करने के तरीके भी है। मेरे पास एक एलियन है जिसने ये टेक्निक विकसित की है। वो लूक हेरोन की एनर्जी स्टोरेज तकनीक की बात कर रहा था, जो मूल रूप से स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस की शक्ति को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। क्या तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए? गाओ चंगकोंग ने पूछा। इस पर लांसलॉट ने अपना दाया हाथ उठाया और कहा, मैं इसकी निगरानी कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये एक एनर्जी बॉडी है तो हमें सिर्फ एनर्जी रिएक्शंस को मॉनिटर करना होगा। ब्रिटानिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। झंग यी ने उसकी ओर देखा और सोचा, तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? हमें उस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, उसने सोचा। हमारी इंस्टिंक्ट्स ही ओरिजिन का सही अनुमान लगा सकती है। फिर उसने कुछ और कहा, और वैसे भी तुम एक बात भूल रहे हो। उसने गाओ चोंगकोंग की ओर देखा, मुस्कराया और हुआ हुआ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास 2 हिस्से हैं, इसलिए इसे 3 नहीं 4 भागों में डिवाइड करना होगा। गाओ चोंगकोंग और लांसलॉट एक पल के लिए चुप हो गए। उनके मन में झंग यी के लिए थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। इप्सिलॉन अब दुनिया की सबसे टॉप कॉम्बैट फोर्सेस में से है और इंसानों में इस स्तर के मजबूत लोग शायद 50 से भी कम है। लेकिन झंग यी के पास खुद का एक इप्सिलॉन लेवल वॉर बीस्ट था, जो वाकई में ईर्ष्या का कारण था। काफी बातचीत और मोलतोल के बाद यह तय हुआ कि चूंकि हुआ हुआ की एबिलिटी इंडेक्स केवल 13,000 पॉइंट्स थी, इसलिए उसका योगदान कम रहा। अंतिम बंटवारे में तय हुआ, झंग यी 40%, गाओ चोंगकोंग 30%, लांसलॉट 30%। फिर झंग यी ने लूक हेरोन को बुलाया, जो ओरिजिन को कलेक्ट और डिवाइड करने के लिए जिम्मेदार था। जब लूक हेरोन, एक शॉर्ट हेयर्ड कैपेबल गर्ल, झंग यी की शैडो से बाहर निकली, तो गाओ चोंगकोंग और लांसलॉट को दोबारा जलन हुई। स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर्स, कितना कन्वीनियंट होता है उनके लिए, गाओ ने मन ही मन सोचा। हमें यहां तक पहुंचने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी। भोजन, दवाइयां, हथियार, सब कुछ खुद कैरी करना पड़ता है ताकि स्पेस बचे। हमने जो खाना साथ लाया वो सब कंप्रेस था, ना कोई स्वाद, बस जरूरी एनर्जी। उन्हें तो बस सबको अपने स्पेस में फेंक देना होता है और समस्या हल हो जाती है। जितना वे सोचते गए उतना ही बेचैनी महसूस होती गई। इस बीच लूक हेरोन ने ओरिजिन को इकट्ठा किया और 3 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्सा एक विशेष रूप से बने ट्रांसलूसेंट जार में रखा गया। झंग यी ने अपना जार उठाया और उसे एलियन स्पेस में रख दिया। इसके बाद उनका ध्यान आगे के दरवाजे की ओर गया। यही वो रास्ता था जो होली स्पिरिट टेम्पल के कोर एरिया की ओर ले जाता था। चलो, झंग यी ने गंभीरता से कहा, हम इतने समय से अंडरग्राउंड हैं। हमें अब यह भी देखना चाहिए
कि नैश किंगडम के इस मंदिर में आखिर है क्या। उसके मन में किनलिंग माउंटेन्स के नीचे स्थित रहस्यमय पिरामिड का दृश्य उभर आया। झंग यी को अब यह मंदिर उससे भी बड़ा और ऊंचा लग रहा था। पीछे राउंड टेबल के नाइट्स और गू मैन के सदस्य नर्वस और उत्सुकता से उनके पीछे चल रहे थे। नाइट्स में से एक, लैमरॉक, को महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे कुछ बहुत खतरनाक है। अगर डर लग रहा है, झंग यी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो अभी भी निकल सकते हो। लैमरॉक ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हम आखिरी स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगर बॉस को हराए बिना यहां से गए तो वो सबसे बड़ा पछतावा होगा। वॉट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो, लांसलॉट ने कहा और अपनी नाइट स्वॉर्ड उठाकर सबसे आगे बढ़ चला। झंग यी और गाओ चोंगकोंग उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसी समय झंग यी के मन में कैलकुलेशंस दोबारा चल रही थी। नैश किंगडम की स्ट्रेंथ की तुलना अगर किनलिंग माउंटेन्स के नीचे की मिस्टेरियस ट्राइब्स से की जाए तो वहां मैंने केवल अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर देखा था, उसकी ट्राइब नहीं। इसलिए तुलना अधूरी रही। जब मैंने पर्पल पिरामिड एनकाउंटर किया था, वहां कैप्टन लेवल ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर्स थे और बाद में जो व्हाइट ड्रैगन आया था वो कम से कम 30,000 पॉइंट का बिशप लेवल इनह्यूमन था। अब मेरी शक्ति 20,000 के करीब है, लेकिन मुझे साफ एहसास है कि वो उससे कहीं ज्यादा था, शायद 40,000 या उससे भी ऊपर। 3 आंखों वाली ये जाति ताकतवर तो है, लेकिन उनकी आम सेना हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के एवरेज मेंबर्स जितनी ही स्ट्रांग है। यहां एप्सिलॉन लेवल ह्यूमंस भी केवल चैरियट लेवल पर ही है। किसी भी फोर्स की स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह होती है। टॉप लेवल बीइंग्स रेयरली एक्सीड अदर्स बाय ह्यूज मार्जिन्स, बिकॉज वो लॉजिकल नहीं होता। तो नैश कंट्री का सबसे पावरफुल इनह्यूमन शायद 25,000 पॉइंट्स तक है, और अगर उसमें सैक्रिफिशियल स्पिरिट जैसा कुछ जुड़ गया तो मैक्सिमम 30,000 तक जा सकता है। और इस स्तर के दुश्मन को हम कुछ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। लेकिन फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? झंग यी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं एस्केप कर सकूं। बाकी लोगों को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर सब मारे भी गए लेकिन मैं बच गया तो मैं इसे नुकसान नहीं मानूंगा। उसने बाकी लोगों की ओर नजर दौड़ाई। राउंड टेबल के मेंबर्स और गाओ चंगकोंग की टीम। उसने सबका आकलन कर लिया था। चैप्टर 1440 दी न्यू किंग। सभी ने मिलकर भारी दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई भव्य महल नहीं था, बल्कि एक अंधेरा रसातल जैसा स्थान दिखाई दिया। उस अंधेरे में एक संकरी सफेद सीढ़ी थी जो गोल गोल घूमती हुई आसमान की ओर ऊपर जा रही थी। उसकी गहराई का कोई अंत नहीं दिख रहा था और उसकी ऊंचाई भी अस्पष्ट थी, लेकिन सब यहां तक इतनी मेहनत से पहुंचे थे। अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। तीनों ताकतों ने एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखी और फिर सफेद सीढ़ियों पर कदम रखा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। बूम! होली स्पिरिट हॉल एक बार फिर हिल गया, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। सीढ़ियां उनके कदमों के नीचे हिल रही थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। सभी बिना रुके आगे बढ़ते गए। कुछ ही समय बाद वे सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए, जहां एक विशाल सफेद मंच था। झंग यी और बाकी सभी ने ऊपर देखा। मंच के दूसरी ओर 2 कांस्य दरवाजे खड़े थे, जिन पर भयानक जानवरों की नक्काशी थी। इन्हीं दरवाजों के सामने एक लाल पोशाक पहने व्यक्ति खड़ा था। झंग यी ने तुरंत उसे पहचान लिया। प्रिंसेस एनलेट। उस दिन राजकुमार की शादी में उसने उसे ऊंचाई से देखा था। उसका कद लंबा था। लाल रंग के भव्य परिधान में वो भयावह दिख रही थी और उसके हाथ में एक अजीब आकार का हथियार था। उसके पीछे अंधेरे चांदी के आर्मोर पहने हुए 300 नैश किंगडम के एलीट वॉरियर्स खड़े थे। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडा, निर्मम हत्या का इरादा। प्रिंसेस एनलेट ने वहां पहुंचे लोगों की ओर ठंडी निगाह डाली
उसके मन में एक ही विचार था, ये गंजे चूहे जिन्हें हम पशुओं की तरह मानते थे, ये कैसे यहां तक पहुंच गए? इसका मतलब यह था कि नीचे के सभी गार्डियंस, किंगडम के 5 जनरल्स, सब पराजित हो चुके थे। उसने अपने हाथ में मौजूद धारदार हथियार को आगे बढ़ाया और झंग यी की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग चाहे जो भी हो, आज मैं तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। उसके पीछे खड़े 300 एलीट वॉरियर्स ने अपने हथियारों को जमीन पर पटका। एक साथ एक जोरदार आवाज गूंजी। उनका संवेद आक्रमण इरादा इतना तीव्र था कि वो आकाश तक महसूस किया जा सकता था। अगर आज कोई यहां से गुजरेगा तो पहले उसे हमारे शवों पर चलना होगा। सॉरी, झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास यहां समय बर्बाद करने का लक्ष्य नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड इन दी ट्री को घुमाया। तलवार की नोक से एक विशाल हाफ मून शेप्ड ब्लेड लाइट फूटी, जो वॉइड पावर से भरी हुई थी। ये एक आकाशीय राक्षस की तरह थी, जो सामने की हर चीज को निगलती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में पूरा सफेद मंच वॉइड पावर द्वारा पूरी तरह निगल लिया गया। जब वो काली ऊर्जा लहरें वापस लौटीं, तो वहां कोई नहीं बचा था। प्रिंसेस एनलेट और उसके 300 एलीट वॉरियर्स धूल भी नहीं बचे थे। आइडिया अच्छा था, लेकिन यह बहुत कमजोर था। झंग यी ने हल्के स्वर में कहा। लांसलॉट ने ऊपर देखा, उस विशाल कांस्य दरवाजे की ओर। यह मंदिर के बाकी सभी दरवाजों से पूरी तरह अलग था। यह गहरे हरे रंग का था, जिस पर भयानक अनजाने राक्षसों की नक्काशी थी। उस पर पुराना हरा जंग भी जमी हुई थी। किसी कारण से यह दरवाजा लोगों को एटर्नल डिस्ट्रक्शन के मिथकीय द्वार जैसा महसूस हो रहा था, मौत से भरा हुआ, ऐसा कि देखने मात्र से पीठ में सिहरन दौड़ जाए, जैसे इसके भीतर अनगिनत आत्माएं फंसी हुई हों। दरवाजा तोड़ दो, लांसलॉट ने आदेश दिया। चारों इप्सिलॉन्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ अपनी शक्ति को फैलाया और कांस्य दरवाजे की ओर दौड़े। चारों शक्तियां एक बिंदु पर टकराईं। उनका घातक फोर्स इतना तीव्र था कि पूरा महल हिल गया। बूम! जैसे जैसे उनका आउटपुट बढ़ता गया, कांस्य दरवाजा उस जोर को सहन नहीं कर सका। धीरे धीरे उसमें दरारें आनी शुरू हो गई। दरवाजे के पीछे एक विशाल रेड एनर्जी क्रिस्टल के अंदर एक जोड़ी अंबर रंग की खड़ी पुतलियां अचानक खुल गई। वे घूमी और फिर भयानक जानलेवा इरादे के साथ बाहर निकली। बूम! एक लाल ऊर्जा उसके शरीर से बाहर फूटी और उसके चारों ओर के रेड क्रिस्टल्स भी एक पल में चकनाचूर हो गए। लाल ऊर्जा का तूफान आसमान की ओर बढ़ता गया। महल का गुंबद, जो पत्थर की अवरोधक दीवार से बना था, उसका लगातार दबाव सह नहीं पाया और टूट गया। क्लिक! पूरा महल जोर से हिलने लगा। दीवारें पुराने घर की तरह भर भराकर गिरने लगी। डब्ल्यूए लाला, ऐसा लग रहा था कि यह हजारों साल पुराना मंदिर इतनी भारी ऊर्जा को अब और नहीं झेल सकता। चारों ओर दीवारों से मलबा गिरने लगा। सभी ने वो भारी जानलेवा दबाव महसूस किया। उनके चेहरे पीले पड़ने लगे। झंग यी और बाकी सभी ने अपने हथियार हाथ में लिए और दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। अंदर केवल एक विशाल वेदी थी और टूटी हुई रेड एनर्जी क्रिस्टल्स के टुकड़े बिखरे हुए थे। सैक्रिफिशियल स्पिरिट की ऊर्जा की सांस, झंग यी ने कहा। वो फ्रैगमेंट्स को देखकर यह महसूस कर सका कि यह टुकड़ा उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, जो उसने पहले एब्जॉर्ब किया था। इसी समय ऊपर से एक तेज रोशनी की किरण उनके सिरों पर गिरी। उन्होंने ऊपर देखा। अब महल के गुंबद में एक बड़ा छेद बन चुका था और उस टूटे हुए गुंबद के किनारे बैठा था एक 3 आंखों वाला व्यक्ति, जिसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसका शरीर केवल 5 मीटर लंबा था, जो कि 3 आई ट्राइब के लिए अपेक्षाकृत कम हाइट मानी जाती है।
उसका शरीर बिल्कुल संतुलित था, कोई अतिरिक्त चर्बी नहीं, मजबूत लेकिन ओवरबिल्ट नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी बॉडी बिल्डर ने सालों की मेहनत के बाद ये शरीर बनाया हो। वो ऊपर बैठा था, एक हाथ घुटने पर टिका हुआ, नीचे मौजूद सभी को घूरते हुए। वो नैश किंगडम का नया राजा है, झंग यी ने गहरी आवाज में कहा। सभी को महसूस हो गया था कि इस व्यक्ति से एक असाधारण भयावह शक्ति निकल रही थी। हालांकि उसने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसके शरीर में समाई ऊर्जा ऐसी थी मानो वो कोई ह्यूमन शेप्ड एक्सप्लोसिव डिपो हो जो किसी भी पल फट सकता है। नया राजा झंग यी और बाकी लोगों की ओर नहीं देख रहा था। उसकी नजरें नीचे नैश किंगडम पर टिकी थी। शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। अब इसकी स्पाइरल पर बना उसका एक तिहाई हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। मानवों द्वारा लगाई गई आग अभी भी जल रही थी। चारों ओर धुआं और चीखें थी, यहां तक कि इतनी ऊंचाई से भी वे सुनाई दे रही थी। अपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी रियासत को देखकर भी नए राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। सैक्रिफिशियल स्पिरिट की शक्ति को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे लगा जैसे उसका लाइफ लेवल पूरी तरह बदल गया है। इस क्षण वो खुद को ईश्वर जैसा एक ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंस की तरह महसूस कर रहा था। आम लोगों की जिंदगी और मौत, यहां तक कि उसकी अपनी प्रिंसेस और जनरल्स की मौत भी अब उसकी खुशी को नहीं छुपा सकती थी। यही है वो जीवन स्तर जिस तक हमारे पूर्वज पहुंचे थे। उसके कंधे जोर से हिलने लगे और उसके होठों के कोने पीछे की ओर खिंच गए, जैसे एक डरावनी अनगिनत पीड़ा से बनी मुस्कान उभर आई हो। ये वाकई में बहुत अद्भुत है। चैप्टर 1442 जीरो काउंटर अटैक। झंग यी की आंखें ठंडी हो गई। उसने तेजी से पीछे हटते हुए तुरंत बाकी लोगों को चेतावनी दी, डोंट फाइट हिम हेड ऑन। हालांकि सब पहले से जान चुके थे कि प्रिंस एनलेट बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब तक कोई वास्तविक लड़ाई नहीं होती, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना ज्यादा ओवरपावरिंग है। उसके पहले 2 हमलों ने उन्हें पूरी तरह क्लियर कर दिया। ये बिशप लेवल के एलियन से भी ऊपर का खतरा है। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी। प्रिंस एनलेट की गति, नियंत्रण, अवेयरनेस, हर चीज एलीट थी। गांव चंगकोंग और लांसलॉट ने पहले ही दूर जाकर अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन झंग यी जानता था इस तरह की डायरेक्ट बैटल स्ट्रैटेजी बेकार है। इसलिए उसने चुपचाप लू हेरोन को आदेश दिया, एक्टिवेट फेज गेट, प्रिपेयर रिट्रीट पॉइंट। लू हेरोन तुरंत एक्शन में आ गई। उसने अपनी स्पेस बेस्ड एबिलिटी को एक्टिव किया और दूर एक फेंट ग्लोइंग रिंग बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था, यदि हालात और बिगड़ते हैं तो सभी उस गेट से भाग सकते हैं। लेकिन उस समय तक उन्हें कम से कम प्रिंस एनलेट की एबिलिटीज का फुल स्कोप समझना होगा। इसलिए झंग यी ने अब सिर्फ डॉज करना बंद कर दिया और अपने ट्री स्वॉर्ड को उठाकर एक आर्क में हवा में घुमाया। सेक्रेड वाइन्स। तुरंत ही हजारों हरी लताएं दीवारों, फर्श और हवा में फैल गई। इन लताओं ने पहले बेबिलू जैसे पावर हाउस को भी रोक रखा था। अब ये प्रिंस एनलेट को भी मोमेंटली कंफ्यूज कर सकती थी, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। लताएं जब प्रिंस एनलेट के शरीर से टकराईं, उन्होंने मानो वैक्यूम को छुआ हो। वे बस गायब होती चली गई। उन्होंने उसके चारों ओर थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं दिया। उसका शरीर ऐसा था मानो वो वॉइड मटेरियल से बना हो, जिस पर किसी फिजिकल चीज का असर नहीं होता। झंग यी की प्यूपल सिकुड़ गई। इसका मतलब था कि प्रिंस एनलेट के शरीर के चारों ओर या तो कोई डिस्टॉर्शन फील्ड था, या उसकी खुद की एबिलिटी इतनी उच्च स्तरीय थी कि किसी भी नॉर्मल मैटर को अप्रोच करने से रोकती थी। फिजिकल कंट्रोल एबिलिटीज यूजलेस। झंग यी ने तुरंत एनालिसिस किया। उसने तुरंत अपने ब्रेन से मेंटल कनेक्शन द्वारा हुआ
और यांग जिंगसन को आदेश भेजा। चेंज स्ट्रैटेजी, यूज सेंसरी डिसरप्शन, साइकिक प्रोजेक्शन, ट्राई कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस। यांग जिंगसन ने तुरंत एरो ऑफ लव प्रिपेयर किया, लेकिन वो जानती थी कि टाइम रिवर्सल की तरह यह भी संभव है कि प्रिंस एनलेट की इम्यूनिटी इस लेवल की अटैक्स को नलिफाई कर दे, लेकिन ये कोशिश करनी ही थी। हुआ ने हवा में उड़ते हुए अपनी बॉडी से वेव्स छोड़ी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में छोटी छोटी पल्सेस के रूप में फैलने लगी। ये सेंसरी फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए था, दुश्मन की अवेयरनेस को मोमेंटरली डिस्टर्ब करने का प्रयास। लेकिन प्रिंस एनलेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो खड़ा रहा, स्थिर, शांत, और उसकी आंखें तीनों पर टिकी थी, जैसे वो उनकी सभी कोशिशों को देख रहा हो और बोर हो रहा हो। उसने धीरे से अपने बाएं हाथ को हवा में उठाया और उंगलियां मोड़कर हल्का सा घुमाया। एक ट्रांसपेरेंट रिपल फैल गई, जैसे हवा में हलचल हुई हो। यह बिना आवाज के एक धमाका था। अगले ही पल यांग जिंगसन जमीन पर गिर पड़ी। उसका मेंटल कनेक्शन टूटा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके कॉन्शियसनेस पर एक अप्रत्याशित झटका लगा था, एकदम जैसे उसका दिमाग रीबूट हो गया हो। हुआ ने जल्दी से उसका शरीर उठाया और उसे पीछे हटाया। इवन साइकिक डिसरप्शन फेल्ड। झंग यी ने कठोरता से सोचा, अब वे केवल एक विकल्प पर टिके थे, डैमेज डीलिंग। अगर उनकी अटैक्स उसे चोट पहुंचा सकती है, तो शायद वे कुछ चांस बना सकते हैं। झंग यी ने तुरंत अपने स्नाइपर मोड में स्विच किया और हजारों मीटर की दूरी से टारगेट लॉक किया। उसकी आंखें काली वॉइड एनर्जी से भरी हुई थी और उसकी स्नाइपर की मजल से ऊर्जा लहरें उठने लगी। शूट, गोली निकली, एक होली सिल्वर शॉट वॉइड से लिपटी हुई। वो सीधी प्रिंस एनलेट की छाती की ओर गई, तेज, मौन और निश्चित। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, प्रिंस एनलेट ने अपनी उंगलियां सामने की ओर बढ़ाई। एक साधारण जेस्चर। गोली हवा में फ्रीज हो गई, फिर वो धुएं में बदलकर बिखर गई। इम्पॉसिबल। झंग यी ने पहली बार पैनिक महसूस किया। ये केवल बिशप लेवल नहीं है, ये शायद, उसने सोचा, ये आर्च लेवल हो सकता है। चैप्टर 1400 डिस्पेयर स्केल। झंग यी की उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसे अब तक कुछ भी इफेक्ट करते नहीं देखा गया था। न फिजिकल वाइन्स, न साइकिक डिसरप्शन, न स्नाइपर शॉट। सब कुछ प्रिंस एनलेट के सामने या तो गायब हो गया था या हवा में बिखर गया। ये आदमी शायद बिशप लेवल को भी पार कर चुका है। झंग यी ने सोचा, इसका मतलब था कि इस दुनिया में मौजूद सभी नोन रैंकिंग सिस्टम्स अब उसके लिए अपर्याप्त थे। आर्च लेवल, ये शब्द उसका दिमाग दोहराता रहा। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह था कि यह लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। प्रिंस एनलेट अब तक सिर्फ हाथ के इशारे से काम ले रहा था। वो चला नहीं था, दौड़ा नहीं था, कोई एबिलिटी नेम नहीं बोला था, ना ही कोई एनर्जी वेव प्रकट की थी। उसने अब तक किसी भी नोन कॉम्बैट कन्वेंशन का उपयोग नहीं किया था। हमारी सारी कैलकुलेशंस बेकार थी, झंग यी ने मन में कहा। वो एक अकेले व्यक्ति की कैलकुलेशन में गलत नहीं था, लेकिन वह यह भूल गया था कि सैक्रिफिशियल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने वाला पहला व्यक्ति मानव नहीं, बल्कि एक एलियन था, जिसकी बायोलॉजी, ब्रेन स्ट्रक्चर और म्यूटेशन कंपैटिबिलिटी इंसानों से अलग थी। मे बी द स्पिरिट adjusted perfectly to him. Maybe he didn't need resistance to absorb the upgrade. Maybe he merged with it in a way we can't. उधर गांव चंगकोंग और लांसलॉट अब भी अपने पोजीशंस पर थे, लेकिन उन्होंने अब मूवमेंट स्लो कर दी थी। वे समझ चुके थे कि अभी कोई भी डायरेक्ट हमला या एनर्जी क्लैश सुइसाइड जैसा होगा। अब फोकस सिर्फ एक बात पर था, सर्वाइवल। झंग यी, लांसलॉट की वॉइस मेंटल चैनल से आई। एनी आइडिया? एस्केप? झंग यी ने तुरंत जवाब दिया। रिट्रीट? गांव ने पूछा। यस,
No point wasting time or life. If the phase gate is stable, we leave. झंग यी का टोन बिल्कुल इमोशनलेस था। उसने अपने पीछे देखा। लूक हेरोन की ग्लोइंग सर्कल अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। बस जंप करना बाकी था। नाउ झंग यी ने टेलीपैथिक पल्स भेजा। गाओ, लांसलॉट, हुआ, यांग जिंगसिन, सभी एक एक करके उस ग्लोइंग पोर्टल की ओर भागे। लेकिन जैसे ही झंग यी ने खुद मूव किया, प्रिंस एनलेट की आंखों ने हल्का सा फ्लिकर किया। ट्राइंग टू रन, कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसके इशारे ने एक क्लियर मैसेज दिया। अगले ही पल उस ग्लोइंग पोर्टल के चारों ओर वॉइड कोलैप्स होने लगा। स्पेस इटसेल्फ फोल्डेड इन, जैसे कोई कागज को मुट्ठी में दबा रहा हो। पोर्टल बंद होने लगा। नो, झंग यी ने तेजी से एनर्जी भेजी पोर्टल को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पोर्टल एक विस्फोट के साथ गायब हो गया। लूक हेरोन की आंखें वाइडन हो गई और वो लड़खड़ाकर पीछे गिरी। गेट डिस्ट्रॉयड, उसने कहा। अब हम फंस गए हैं। झंग यी ने खुद से कहा। अब कोई टेलीपोर्टेशन, कोई रिट्रीट पाथ नहीं बचा था। उनका केवल एक विकल्प था, फाइट एंड स्टॉल। न्यू प्लान, झंग यी ने कहा। स्टॉल हिम। I'll try to trace back coordinates and reopen another gate. Don't engage unless forced. सभी ने बिना एक शब्द बोले एक्सेप्ट किया। अब सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी सिंपल थी। अवॉइड डिटेक्शन, अवॉइड डायरेक्ट हिट्स, डिले और प्रे की सेकंड फेज गेट बनने से पहले सब जिंदा रहें। चैप्टर 1444 फेज इंटरप्शन। झंग यी पूरी गति से पीछे हटा और तुरंत लूक हेरोन के पास पहुंचा। वो नीचे बैठ गई थी। उसकी आंखें अब भी शॉक में थी। क्या तुम्हारे पास बैकअप कोऑर्डिनेट्स हैं? झंग यी ने पूछा। लूक ने सिर हिलाया। यस, बट स्पेस डिस्टॉर्शन टू हैवी। वैक्यूम कोलैप्स बहुत तेज है। गेट स्टेबलाइज करना मुश्किल है। ट्राई। झंग यी ने सिर्फ एक शब्द में कहा। उसके स्वर में कोई डर नहीं था, लेकिन अर्जेंसी बहुत स्पष्ट थी। लूक हेरोन ने ट्रेम्बलिंग हाथों से अपने कलाई पर लगे एनर्जी बैंड को एक्टिवेट किया। उसने उसकी ग्लोइंग स्क्रीन पर रैपिडली कैलकुलेशंस शुरू की। उसी समय झंग यी ने अपना स्नाइपर फिर से उठाया और सामने देखा, जहां गाओ, लांसलॉट और बाकी अब भी डॉज कर रहे थे। प्रिंस एनलेट अभी भी सेंटर में खड़ा था। उसने कोई फॉलोअप अटैक नहीं किया था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड पर भारी थी। हर बार जब कोई उसे देखता तो ऐसा लगता जैसे वो टाइम फ्रीज कर देता है। डोंट लुक एट हिम डायरेक्टली, झंग यी ने ब्रॉडकास्ट किया। हिज गेज इज अ वेक्टर, इट कैरीज प्रेशर। उधर गाओ चंगकोंग ने आंखें आंशिक रूप से बंद कर ली और अब केवल पेरिफेरल विजन से ट्रैक कर रहा था। लांसलॉट ने अपनी स्वॉर्ड रेज की, लेकिन स्विंग नहीं की। वो केवल एनर्जी बिल्डअप ऑब्जर्व कर रहा था। अब सबका फोकस केवल इतना था कि प्रिंस एनलेट का अटेंशन भी उन पर न जाए। लूक हेरोन ने धीरे से कहा, कोऑर्डिनेट सेट, अटेम्प्टिंग न्यू गेट नाउ। उसने एयर में अपनी आर्म उठाई और एक नई ग्लोइंग आग बननी शुरू हुई, लेकिन तभी हवा में हल्की सी तरंग उठी। झंग यी ने इंस्टेंटली फील कर लिया। एनलेट सेंस्ड इट। हवा में एक फेंट स्नैप हुआ, जैसे कोई इनविजिबल वायर टूट गया हो। अगले ही पल ग्लोइंग आर्क, जो बैरली आधा बना था, फूट पड़ा। बूम! एक्सप्लोजन एनर्जी ने लूक को पीछे फेंक दिया। झंग यी ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, नोज ब्लीड जारी था। उसका मेंटल कैपेसिटी ओवरलोड हो चुका था। कोऑर्डिनेट सैबोटेज, उसने फुसफुसाया। वो फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट कर रहा है। झंग यी को सब समझ आ गया। प्रिंस एनलेट सिर्फ देख नहीं रहा था, वो एक्टिवली गेट फॉर्मेशन के रेजोनेंस को डिटेक्ट कर रहा था और उसे डिस्टेबलाइज कर रहा था। यानी जब तक वो वहां मौजूद था, कोई भी गेट पूरी तरह ओपन नहीं हो सकता। देन वी मस्ट सप्रेस हिम, झंग यी ने कहा, कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए। ये आसान नहीं था, लेकिन विकल्प कुछ भी नहीं बचा था।
झंग यी ने अपने शोल्डर बैंड से एक ब्लैक कैप्सूल निकाली। उसने उसे हवा में फेंका और एक कमांड भेजा। कैप्सूल खुला और उसमें से 3 ड्रोन्स बाहर निकले जो लेजर वेव प्रोजेक्ट कर रहे थे। ये ड्रोन्स उसकी सीक्रेट आर्सनल का हिस्सा थे। दे कुडंट किल प्रिंस एनलेट, बट दे कुड क्रिएट लाइट डिस्प्लेसमेंट जो विजुअल नॉइज उत्पन्न करता है। उसी समय गाओ चंगकोंग ने भी अपनी फुल बॉडी शील्ड खोल दी, जिसकी ट्रांसलूसेंट सरफेस पर स्पिरिचुअल रून्स चलने लगे। पुश हिम, झंग यी ने कमांड भेजा। चारों ने कोऑर्डिनेट किया। हुआ हुआ ने सोनिक पल्स छोड़ा। लांसलॉट ने वॉइड स्लैश किया। गाओ ने शील्ड बैश किया और झंग यी ने ट्रिपल बर्स्ट फायर मोड एक्टिवेट किया। ये सब अटैक्स प्रिंस एनलेट की तरफ एक साथ गए, लेकिन उन्होंने डैमेज नहीं किया। उन्होंने उसका ध्यान खींचा और वो एकमात्र लक्ष्य था। उसी समय लूक हेरो ने दूसरी कैप्सूल एक्टिवेट की और नई गेट का फ्रेम तैयार करना शुरू किया। इस बार वो ऑरिक लाइट की बजाय शैडो वेवलेंथ का उपयोग कर रही थी। कम विजिबल, कम डिटेक्टेबल, लेकिन अनस्टेबल। 10 सेकंड्स, उसने कहा। झंग यी ने दूर से देखा। प्रिंस एनलेट ने अपनी उंगली उठाई। स्टॉल हिम। चारों अटैकर्स एक साथ मूव हुए। उनकी ताकत केवल उसे बिजी रखने में ही लगी। वॉइड ट्रेम्बल्ड, लाइट शैटर्ड और होली स्पिरिट टेम्पल का केंद्र थरथराने लगा। चैप्टर 1004 ओपनिंग इन द वॉइड। 8 सेकंड्स, लूक हेरोन की आवाज गूंजी, लेकिन उसमें कपपाहट भी थी। उसके हाथ हवा में थे और शैडो वेवलेंथ गेट अब लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन तभी प्रिंस एनलेट की उंगलियां दोबारा हिली। एक हल्की सी जेस्चर और झंग यी को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय 2 हिस्सों में कट गया हो। एयर स्प्लिट, लाइट शैटर्ड, ग्रेविटी फ्लिप्ड। उस क्षण वॉइड इटसेल्फ वॉर्पिंग करने लगा। हुआ हुआ तुरंत पीछे उछल गई, लेकिन लांसलॉट एक पल के लिए बैलेंस खो बैठा। गाओ चंगकोंग ने अपने शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसकी एनर्जी रैपिडली ड्रेन होने लगी। 6 सेकंड्स, लू की सांस तेज हो गई थी। झंग यी को अब सब कुछ टनल विजन जैसा लगने लगा था। सिर्फ एक काम, एक लक्ष्य, गेट को पूरा करना। उसने मेंटल पल्स भेजा। इग्नोर पेन, मेंटेन डिस्ट्रैक्शन। हुआ हुआ ने अपनी विंग्स फैलाकर एक हाई फ्रीक्वेंसी श्रीक छोड़ा। लांसलॉट ने तलवार घुमाकर वॉइड प्रेशर स्लैश किया। गाओ ने एनर्जी पंच लॉन्च किया। इन तीनों हमलों ने फिर से प्रिंस एनलेट को घेर लिया। वो अब भी अपनी जगह से नहीं हिला था, लेकिन जैसे ही वो उन्हें देख रहा था, झंग यी ने पहली बार देखा। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। ये बहुत सटल था, लेकिन यही था एनलेट की पहली ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। 4 सेकंड्स, लूक ने कहा, लेकिन उसी समय प्रिंस एनलेट ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसके चारों ओर एनर्जी वर्ल बनने लगा। ब्लैक, रेड और ट्रांसलूसेंट वॉइड के रंगों में। उसकी आंखों से 3 किरणों वाला प्रकाश बाहर निकला, जो स्पेशल लॉक को इंगित कर रहा था। ब्रेक फॉर्मेशन, झंग यी चिल्लाया। सभी अटैकर्स तुरंत डायरेक्शंस बदलकर अलग अलग भागे। बूम! उसके जेस्चर से एक रेडियल फोर्स निकली, जिसने पूरी वेदी को उल्टा पलट दिया। स्टोन, डेब्री, पिलर्स, सब कुछ हवा में उछलकर चूर चूर हो गया। हुआ हुआ बाल बाल बची। लांसलॉट जमीन से टकराया और खून उगल दिया। गांव का शील्ड पूरी तरह टूट गया, लेकिन लूक हेरोन की आवाज आई। गेट स्टेबलाइज्ड। आकाश के किनारे पर एक ब्लैक इलिप्टिकल शैडो फ्लिकरिंग करने लगी। उसने एक बार में 3 बार शिफ्ट किया, फिर एक स्टेडी टनल में बदल गया। गो! झंग यी चिल्लाया। गाओ, लांसलॉट, हुआ हुआ, तीनों लड़खड़ाते हुए उसकी ओर भागे। झंग यी ने लूक को उठाया और अपने शोल्डर पर डाल लिया। मैं आखिरी रहूंगा, उसने कहा। हुआ हुआ सबसे पहले कूदी, फिर गाओ, फिर लांसलॉट। लेकिन तभी प्रिंस एनलेट ने मुट्ठी बंद की। ब्लैक एनर्जी ने हवा को जाम कर दिया।
गेट फ्लिकर करने लगा। झंग यी ने अपने सभी डायमेंशनल मार्कर्स एक्टिवेट किए और खुद को एक पल्स के जरिए फॉरवर्ड खींचा। जस्ट बिफोर द फ्लिकर क्लोज्ड, उसने गेट में छलांग लगाई। गेट के पीछे विस्फोट हुआ। पूरा शैडो फ्रेम इम्प्लोड कर गया। क्रैश। वॉइड एनर्जी ने पूरा हॉल निगल लिया। लेकिन झंग यी और बाकी गेट के दूसरी ओर डार्कनेस में पहुंच चुके थे। ब्रीदिंग हार्ड, साइलेंट बट अलाइव। चैप्टर 1446 लाई। बेरियल मास्टर और प्रिंस एनलेट के बीच नैश कंट्री में बैटल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। बिशप लेवल का दबाव आसमान में गूंज रहा था, जिससे छोटे एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसी पावर निकल रही थी। झंग यी, लांसलॉट और गाओ चोंगकोंग 3 हाई लेवल व्हाइट चैरियट भी कोर एरिया के पास जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन तीनों पार्टीज ने एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी कि इस एलियन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। जैब डूम्सडे आएगा तो सारे जातियों पर कॉस्मिक गैमा रेस का असर पड़ेगा और म्यूटेशन शुरू होगा। अगर नैश के लाखों लोग एक साथ म्यूटेट होने लगे तो मानव समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए पूरे सिविलाइजेशन को खत्म करना ही सेफेस्ट तरीका था। साथ हाय, इस देश के रिसोर्सेज को भी एक्वायर करना मकसद था। झंग यी ने लाइंग वायु, अंकल वायु और पाजी फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स के साथ अबिस के बेस से क्लीन अप शुरू किया। एक विशाल देश के सामने धीरे धीरे साफ करने का तरीका बेकार था, तो उसने हवा में उड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया। उसके पीछे एक शक्तिशाली डार्क वॉइड फोर्स बननी शुरू हुई। एक बड़ा सा ब्लैक वॉइड वॉर्टेक्स धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई ब्लैक होल। ये एक ब्लैक सन की तरह शहर को ढकने लगा। नैश के सर्वाइविंग लॉग जैब इस सीन को देखा। उनके दिलों में अंत का भय घर कर गया। स्टार्स आर फॉलिंग। झंग यी ने अपना हाथ नीचे की ओर प्रेस किया और ब्लैक सन से करोड़ों ब्लैक एरोज निकले जो तेजी से नीचे गिरने लगे। स्विश स्विश। लाखों एरोज ने सॉलिड बिल्डिंग्स और टीनाखो वेल लॉगॉन के शरीरों को चीर डाला। इप्सिलॉन लेवल से नीचे का कोई भी क्रीचर एक भी एरो सह नहीं पाया। सिर्फ एक ही मूव में 50,000 से ज्यादा नैश के लोग मारे गए। च्योंगड़ा, लाइंग वायु और बाकी सोल्जर्स ने झंग यी के फर्स्ट राउंड के बाद बचे हुए लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन इस मैसिव अटैक से अबिस में एक भयानक एंटिटी जग गई। उसकी लाल चमकदार आंखें खुली। बालों की ज्वालाएं उसके सिर से हर दिशा में निकल रही थी। ये नैश देश का एक जनरल था, एक्सप्लोसिव फेस्ट लाई। इसका पावर इंडेक्स 20,000 था, ब्लैक चैरियट लेवल। यहां तक कि फ्यूनरल मास्टर को भी इसे डायरेक्ट मारने की हिम्मत नहीं हुई थी। झंग यी ने आईसी अनजाने में जगा दिया था। लाई की आंखों में कंफ्यूजन से रियलिटी वापस आई। क्या मेन एक इल्यूजन में था? एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन होने के नाते उसने जल्दी सिचुएशन समझ ली। उसके लिए ये कुछ दिन एक जिंदगी जैसे लग रहे थे। लेकिन तभी ब्लैक एरोज उसके शरीर पर गिरे, उसके शोल्डर्स और बैक को भेदते हुए। उसका शरीर एक जायंट हेजहॉग बन गया, लेकिन उसने चीखते हुए सारे एरोज तोड़ डाले। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उसकी जोरदार दहाड़ ने आसपास के सोल्जर्स के कानों के ईयरड्रम्स तोड़ दिए। कुछ कमजोर तो अंदर से ही टूटकर मर गए। बास्टर्ड्स, आ जाओ, लैड लो मुझसे। लाई ने जमीन पर जोर से पैर पटका और सीधा हवा में उड़ा। एक पंच में ही उसने एक पूरी प्लेटून को राख बना दिया। झंग यी ने जैब इस मैसिव फोर्स को फील किया तो उसकी आंखें तीखी हो गई। एक और एक्सपर्ट, उसने पावर लेवल्स एनालाइज किए। 18,000, 19,000, मे बी 20,000। प्राइवेट सोल्जर्स भागने लगे। लाइंग वायु और अंकल वायु भी पीछे हट गए। झंग यी, एक और पावरफुल टीनाखो वाला सामने है। लाइंग वायु ने अलर्ट दिया। क्या हमें लांसलॉट और गांव को बुलाना चाहिए? अंकल वायु ने पूछा। झंग यी ने सिर्फ एक सेकंड सोचा, फिर कहा, नो नीड। ऐसे अनसर्टेन लोगों के भरोसे पीछे छोड़ना बेकार है। गांव या लांसलॉट क्रिटिकल मोमेंट पर धोखा दे सकते हैं,
इसलिए झंग यी ने खुद लड़ने का फैसला किया। अब मुझे देखना है कि मेरी करंट पावर कितनी है, उसने कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और क्यानलोंग आर्मोर से एमरल्ड वाइन्स बाहर निकलने लगे, जो एक विशाल ट्री स्वॉर्ड में बदल गई। सैममू की पावर अब पूरी तरह उसके शरीर में इंटीग्रेट हो चुकी थी। अब उसका कॉम्बैट पावर पहले से कहीं ज्यादा था। झंग यी ने हवा में खड़े लाई की ओर देखा। दोनों के बीच सिर्फ एक इशारा हुआ और लाई ने चीखते हुए सीधे झंग यी की ओर पंच मारा। पूरा आसमान फट गया, लेकिन जब फ्लेम्स गायब हुई तो झंग यी वही खड़ा था, अनअफेक्टेड। लाई अब हवा में झंग यी के सामने उड़ रहा था। अंकल वायु ने कहा, क्या ये टेलीपैथ है? लाइंग वायु ने गंभीर एक्सप्रेशन में कहा, ये एक ग्रैंड मास्टर है। मार्शल आर्ट्स में मास्टरी मिल चुकी है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसे इंसान को देखने का मौका मिलेगा। अंकल वायु शॉक था। तो ये नैश देश का मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है? लाइंग वायु ने हाँ में सिर हिलाया। और झंग यी का स्किल उसे सबसे ज्यादा काउंटर करता है। स्काई में फ्लेम्स डिसिप हो चुके थे। झंग यी ने कामली कहा, तुम्हारा फ्लेम स्ट्रांग है, लेकिन मेरे लिए बेकार है। उसने अपनी उंगली उठाई, एक डायमेंशनल गेट खुला और वही फायर लाई पार वापस लौटा दी। ये तो मेरा अटैक था, लाई चौंका। फ्लेम्स ने उसे पीछे उड़ा दिया। झंग यी ने क्लोज कॉम्बैट में जाने से मना किया। उसने वाइटॉल पिस्टॉल्स निकाले और कंटिन्यूअस फायर करना शुरू किया। लाई ने फेस प्रोटेक्ट किया और अटैक रेजिस्ट किया। उसका बॉडी रॉक की तरह था। बुलेट्स इंपैक्ट नहीं डाल सकी, लेकिन बुलेट्स में ओरिजिन एक्सप्लोसिव एनर्जी थी। डजन्स ऑफ माइक्रो ब्लैक सन टाइप एक्सप्लोजन्स ने लाई के चेस्ट को टियर कर दिया। उसकी आंखों में जो विश्वास और घमंड था, अब डर में बदल गया। वो पीछे उड़ा, बिल्डिंग्स और दीवारों को तोड़ता हुआ। झंग यी ने स्पेस शटल लॉन्च किया, उसके पीछे पहुंचा और उस पर लगातार फायर किया। लाई ने डॉज किया और एक बड़ी सी इमारत को उठाकर झंग यी की तरफ फेंका। तुम फिजिकल अटैक से मुझे हर्ट नहीं कर सकते, झंग यी ने कामली कहा। उसने एक और डायमेंशनल डोर एक्टिवेट किया। 3000 डायमेंशनल बैरियर्स उसके चारों ओर बन चुके थे। बिल्डिंग डायमेंशन में चली गई और फिर रिवर्स होकर लाई पार गिरी। लाई ने बैरली डॉज किया, लेकिन अब वो समझ चुका था, दिस गाय स्पेशल एबिलिटी वाला है। अध्याय 1447, फियर्स रिस्पॉन्स। लाई को अब ये समझ आ गया था कि सामने वाला दुश्मन साधारण नहीं है। उसका चेहरा, जो पहले गुस्से से भरा था, अब गंभीर हो चुका था। स्पेस बेस्ड एबिलिटी वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी कंट्रोल पर इतनी पकड़ हो, मैंने कभी नहीं देखा। झंग यी जमीन पर खड़ा था। उसने स्नाइपर राइफल को रीलोड किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, यह तुम्हारी आखिरी फाइट है, लाई ने जोर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। हम 3 आंखों वाले कभी हार नहीं मानते। उसने अपनी पावर को गैदर किया और पूरा शरीर फ्लेम से घिर गया। उसके चारों ओर की हवा वाइब्रेट करने लगी। यह था उसका फुल पावर मोड, एक्सप्लोसिव फेस्ट। झंग यी पीछे हटा और बोला, चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। लाई सीधा हवा में उड़ा और झंग यी की तरफ तेजी से हमला किया। हर पंच एक मिनी एक्सप्लोजन जैसा था। झंग यी ने स्पेस टेलीपोर्टेशन से खुद को बार बार दूसरी जगह शिफ्ट किया, हर अटैक को बिल्कुल नैरो तरीके से डॉज करते हुए। तुम फास्ट हो, झंग यी बोला, लेकिन मेरी स्पीड स्पेस से आती है। तुम्हारे लिए मुझे छू पाना इम्पॉसिबल है। लाई जमीन पर उतरा और जोर से ग्राउंड पर पंच मारा। पूरी जमीन क्रैक से भर गई। फ्लेम शॉकवेव्स चारों तरफ फैल गई, लेकिन झंग यी पहले ही हवा में उठ चुका था और स्नाइपर राइफल से एक पावरफुल एनर्जी शॉट फायर कर चुका था। बुलेट ने हवा को चीरते हुए सीधा लाई के शोल्डर को पियर्स किया। उसका आर्मोर टूट गया और हल्का ब्लड निकला। लाई की आंखों में डिसबिलीफ था। तूने मुझे हर्ट कर दिया, झंग यी ने जवाब दिया। मैंने कहा था, यह तुम्हारी फाइनल बैटल है। अब झंग यी ने अपनी ट्री स्वॉर्ड एक्टिवेट की।
उसके चारों ओर से हजारों ग्रीन वाइन्स निकलने लगे, जो जमीन और हवा में फैलते चले गए। लाई ने उन वाइन्स को देखकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जितना ज्यादा फाइट करता, उतना ही ज्यादा उलझता गया। झंग यी ने वाइन्स के बीच से तेजी से मूव किया और स्वॉर्ड से एक स्लैश मारा जो फ्लेम बैरियर को काटता हुआ सीधा चेस्ट तक पहुंच गया। लाई जोर से चिल्लाया। यह पहली बार था जब उसे इतनी सीधी चोट लगी थी। उसने रेज में आकर झंग यी को पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन झंग यी पहले ही डिसअपियर हो चुका था। अध्याय 1448 स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। झंग यी हवा में अचानक दूसरी दिशा में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ ठंडी कैलकुलेशन चल रही थी। अब मुझे तुम्हारी मूवमेंट स्टाइल और अटैक पैटर्न पूरी तरह समझ आ चुका है, उसने मन में सोचा। नीचे लाई ने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और फ्लेम बर्स्ट के साथ पूरी जमीन को झटका दिया। एक गहरी क्रेटर बन गई, लेकिन झंग यी पहले ही उस क्षेत्र से बाहर था। तुम सिर्फ ब्रूट फोर्स पर डिपेंड कर रहे हो, झंग यी ने कहा, और ब्रूट फोर्स का कोई मतलब नहीं जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी हर मूव को 2 सेकंड पहले प्रेडिक्ट कर सके। उसने स्नाइपर राइफल से दूसरी गोली चलाई। इस बार गोली में 0 एनर्जी का मिक्स था, जो उसकी सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग शक्ति देती थी। गोली ने हवा में एक शार्प साउंड के साथ सीधा लाई की जांघ को पियर्स किया। वो झटका खाकर नीचे गिरा। लाई गुस्से में दहाड़ा, लेकिन झंग यी का चेहरा बिल्कुल शांत था। तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन तुम सोच नहीं रहे हो, और यही तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह है। अब झंग यी ने अपनी स्वॉर्ड को फिर से एक्टिवेट किया और वाइन्स को चारों दिशाओं से फैलाकर लाई को ट्रैप किया। हर वाइन में इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट हो रहा था। लाई ने स्ट्रगल किया, उसने कुछ वाइन्स को फाड़ भी दिया, लेकिन हर बार वो एनर्जी ड्रेन कर रहा था और झंग यी उसकी वीकनेस को और तेजी से एनालाइज कर रहा था। इस बार झंग यी ने हवा में जंप करके फुल फोर्स स्ट्राइक किया। ट्री स्वॉर्ड सीधे लाई के चेस्ट पर लगी और वहां आर्मर पूरी तरह टूट गया। लाई जमीन पर गिरा, उसकी सांसें तेज चल रही थी। ये मुमकिन नहीं, वो बड़बड़ाया। मैं ब्लैक चैरियट लेवल हूं, झंग यी ने जवाब दिया। लेवल से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। उसने फाइनल स्ट्राइक के लिए अपनी स्नाइपर को फिर से चार्ज किया और 0 बुलेट को फायर किया, जो सीधे लाई के फॉरहेड को पियर्स करती हुई उसके सिर के पीछे से निकल गई। लाई का शरीर हल्के से कांपा, फिर स्थिर हो गया। पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। झंग यी ने गहरी सांस ली और अपनी राइफल को वापस होल्स्टर में रखा। टारगेट एलिमिनेटेड। अध्याय 1449 डीपर लेयर्स। अगली बार जब झंग यी ने लेई को देखा तो वो उसके स्पेस में था। ले ने चारों ओर फैले सफेद वॉइड स्पेस को देखा, जहां कुछ भी मौजूद नहीं था, और उसकी आंखें कुछ पल के लिए झपकी। झंग यी अब तक उसके इरादे को समझ चुका था। ले को लगा कि जब उसकी ची जिन अटैक बार बार रिबाउंड हो रही है, तो अगर वो सीधे अपने फिजिकल शरीर से लड़ाई करे तो शायद कुछ और परिणाम निकले। ले एक जुआ खेल रहा था, और सबसे दुखद बात यह थी कि उसने गलत दाव लगाया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उन डायमेंशनल डोर्स के पीछे क्या था। यह कोई साधारण रिबाउंड करने की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो 3000 इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसेस को समाहित करती थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस स्पेस के अंदर समय की गति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थी। जैसे ही कोई उसमें 1 मिनट तक ठहरे, उसका मन बाहरी दुनिया में कई महीनों का अनुभव कर सकता था। यह तरह की यातना किसी सामान्य व्यक्ति के सहन करने योग्य नहीं थी। हालांकि ले एक अपवाद था। नैश कंट्री का एक शीर्ष योद्धा होने के नाते उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, इतनी कि सामान्य लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने व्हाइट वॉइड स्पेस में सीमाओं को तलाशना शुरू किया और फिर अपनी पूरी ताकत से उस बाउंड्री को तोड़ने के लिए प्रहार करने लगा।
कोई दिखावटी मूव्स नहीं, सिर्फ उसका विशाल मुक्का, उसकी परिपूर्ण मांसपेशियां और उसकी भीषण ताकत, यही सब हथियार थे। झंगी स्पष्ट रूप से उस धीमी लेकिन शक्तिशाली इंपैक्ट की आवाज सुन सकता था। अगर एलियन स्पेस में समय की गति को देखा जाए तो ले औसतन हर 10 मिनट में एक पंच मार सकता था। ले वातावरण से प्रभावित नहीं हुआ। उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा था और वो एलियन स्पेस की दीवारों पर एक के बाद एक मुक्के बरसाता गया। झंगी ये सब चुपचाप देखता रहा, क्योंकि इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बाहर की दुनिया में 5 मिनट बीत चुके थे। अगर कोई सामान्य एलियन झंग यी के स्पेस में प्रवेश करता तो चाहे दम घुटने से नहीं, मानसिक टूटन से उसकी मृत्यु निश्चित होती। लेकिन ले अब भी वैसा ही था। क्रैक। सफेद सीमा में आखिरकार एक दरार पड़ी। ले ने धीरे धीरे अपना मुक्का घुमाया। उसकी हरकतें बच्चों के खेलने जैसी लग रही थी, देखने में बहुत धीमी, लेकिन भीतर से विस्फोटक ताकत से भरी हुई। एक और पंच सीमा पर पड़ा और पूरी दुनिया बिखर गई। ले ने अपनी शक्ति के बल पर एलियन स्पेस से खुद को मुक्त किया और एक बार फिर जोंग यी के सामने खड़ा हो गया। पा पा पा, जोंग यी ने तालियां बजाईं और ले की सराहना करते हुए मुस्कराया। बहुत अच्छा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मेरी स्पेस से बाहर निकल सकते हैं। तुम दूसरे हो। इस बिंदु पर वो फेंग ग्वांग्युन रेन नाम के उस व्यक्ति को याद किए बिना नहीं रह सका। अगर वो अब तक मरा ना होता तो अब तक कितना ताकतवर हो गया होता। इस दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, और अगर वे समय से पहले न मरे होते तो शायद अब वे विश्व प्रसिद्ध हो चुके होते। अध्याय 1450, मोबिलाइजिंग द गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव। लांसलॉट बिना किसी झिझक के मुड़ गया और वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने झांग यी से कुछ कहते हुए देखा। इतनी जल्दी घमंड मत करो, तुम्हें अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। झांग यी ने हल्का सा माथा चढ़ाया, फिर मुस्कराया और उस पर बंदूक तान दी। क्या तू पागल है जो इस वक्त मुझे धमकी दे रहा है? लांसलॉट का चेहरा तुरंत बदल गया और वो बिना एक पल गवाए भाग खड़ा हुआ। बैंग! एक काली रोशनी ने वॉइड को चीरते हुए लांसलॉट की ओर गोली चलाई। गार्डियन शील्ड, कोंगा। लांसलॉट ने तुरंत गार्डियन शील्ड समन की और अपने आगे रख दी। हालांकि उसे जोरदार टक्कर लगी और वो दूर जा गिरा, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाकर एस्केप कर लिया। झांग यी ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा। ये लड़का अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। लगता है उसे जो ओरिजिन मिला था उसने उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ा दी है। इसके बाद झांग यी ने दूसरी दिशा में गांव चांगकोंग की ओर देखा। गांव ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और मुस्कराया। गलत मत समझो, मैं तो बस तमाशा देखने आया था। तमाशा देखना भी जानलेवा हो सकता है, झांग यी ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी पलकें झुकाते हुए। ऐसा न करना ही बेहतर है। भले ही तुम मुझे मार भी दो, शायद तुम्हें कोई फायदा न मिले। उल्टा कोई और इस केओस का फायदा उठा सकता है, गांव ने जवाब दिया। उसकी नजर उसी दिशा में थी जहां लांसलॉट गया था। हालांकि झांग यी एक इंटेंस बैटल से गुजरा था। उसे अब भी भरोसा था कि वो एक और आदमी को मार सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो हो सकता है तीसरा कोई इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दे। और ऊपर आसमान में फ्यूनरल मास्टर और प्रिंस एनलेट की फाइट अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपनी बची हुई ताकत को संभालना था। गांव चांगकोंग, तुम्हारे लोग मेरे पास है। एक एक्सचेंज कैसा रहेगा? झांग यी ने हल्के स्वर में कहा। गांव चांगकोंग की आंखों में हलचल हुई। बातू तुम्हारे पास है? झांग यी ने सिर हिलाया। हां, मैंने उसे मारने का सोचा था, लेकिन उसने कहा कि तुम उसकी जान बचाने के लिए अच्छी कीमत दोगे। अब यह तुम्हारी सिंसेरिटी पर डिपेंड करता है, वरना वो अब भी मरेगा। झांग यी के होंठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान थी। मैं उसे ब्लिजर्ड सिटी भेज दूंगा। सोचो जरा, ज़हू और उसकी टीम उसके साथ क्या करेगी। गांव ने कड़वी मुस्कान दी।
ठीक है, मुझे उसके लोग दिखाओ। झांग यी ने बिना हिचकिचाहट म्यू येन को इशारा किया। उसने शैडो स्पेस खोला और भीतर से बुरी तरह बांधे गए बातू को बाहर लाया। बातू के जिंदा होने की पुष्टि कर गांव ने राहत की सांस ली। चुन जियाओजंग पहले ही मर चुका था। अब उसके पुराने ग्रुप में सिर्फ गुमैन और बातू ही बचे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने कपड़ों से एक पारदर्शी कांच की बोतल निकाली। उसके अंदर एक चमकता हुआ पीला जैम था। कैसा रहेगा अगर मैं ये गॉड सोर्स का टुकड़ा उसकी जान के बदले दूं? झांग यी ने उसे देखा। ये गॉड सोर्स का करीब 1/3 टुकड़ा था। हालांकि ये किसी एलियन को डेल्टा से एप्सिलॉन लेवल तक नहीं ले जा सकता, पर उसकी पोटेंशियल बहुत बढ़ा सकता था। उसके पास पहले से एक कंप्लीट गॉड सोर्स था और अब ये मिलने पर उनकी टीम में एक और एप्सिलॉन या क्वासी एप्सिलॉन बन सकता था। डील अच्छी थी। झांग यी ने इसे स्वीकार कर लिया। उसे बातू के पास के छोटे सोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने सीधे एक्सचेंज कर लिया। अब आगे हम। गांव कुछ कहने ही वाला था कि एक तेज एक्सप्लोजन की आवाज आई। दोनों ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन दो भयानक शक्तियों की टक्कर का एहसास हो रहा था। फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो रही थी। इन दोनों की अनकंट्रोल्ड एनर्जी पूरे नैश किंगडम को नष्ट कर रही थी। ऊपरी साम्राज्यों के शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे। उस पावर और प्रेशर ने झांगी और बाकी दोनों को अंदर से डरा दिया। उनकी करंट स्ट्रेंथ मानव जाति में सबसे ऊंचे स्तर की थी। फिर भी वो इन दो लोगों के सामने एकदम पावरलेस लग रहे थे। गांव चांगकोंग और लांसलॉट पीछे हटने को तैयार थे। अगर बैरियल मास्टर हारता तो वो लोग पीछे मुड़कर देखे बिना भाग जाते, लेकिन झांगी वो गंभीरता से आसमान की ओर देखता रहा। गांव और लांसलॉट भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं, क्योंकि अगर बैरियल मास्टर हार गया तो प्रिंस एनलेट जमीन पर जाएगा और इंसानों के खिलाफ उसका नेक्स्ट कदम क्या होगा? एक खून खराबा। अब तक शायद हुआशु किंगडम में कोई ऐसा नहीं जो एनलेट से टकरा सके। शायद सिर्फ शेंगजिंग का रहस्यमयी हो, तू ही उसे रोक सकता है। झांग यी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। वो अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा। बहुत देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया। उसकी फिगर ब्लिंक हुई और वो सीधा डोम की ओर स्पेस शटल के जरिए चला गया। अब उसकी शटल रेंज 3500 मीटर तक पहुंच चुकी थी। कई बार जंप करके वो अंततः सरफेस तक पहुंचा। अब साफ था, नैश किंगडम कम से कम 30,000 मीटर नीचे था। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां पहुंचना एक स्पेशल दरवाजे से ही संभव था। लेकिन झांग यी के लिए स्पेस कोई दिक्कत नहीं थी। सर्दी की एक लहर आई, शरीर को नहीं बल्कि दिल को छूने वाली। झांग यी बर्फ से ढंकी पहाड़ी पर खड़ा था। उसने इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए जियांगनन के ब्लिजर्ड सिटी हेडक्वार्टर्स को सिग्नल भेजा। हेलो ज़हू शुआई, दिस इज जोंगी। ज़हू झेंग ने कॉल का तुरंत जवाब दिया। जोंगी, दिस इज ज़हू झेंग। क्या हुआ? झंग यी ने गंभीर एक्सप्रेशन में कहा। मैं प्रेम के मृत्यु देवता को एक्टिवेट करना चाहता हूं। यह सुनकर ज़हू झेंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। दी गॉड ऑफ लव, डेथ, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी ताकतों का सबसे भरोसेमंद ट्रम्प कार्ड है। इसके बिना एप्सिलॉन लेवल एलियंस पर कोई रोक नहीं रहती। ये इतना भयानक है कि दुनिया के सबसे ताकतवर यिप्सिलॉन भी इसका नाम सुनकर कांप जाते हैं। सिर्फ कुछ ही बीइंग्स जैसे झांगी, जो खुद को डायमेंशंस में टेम्पररीली सील कर सकते हैं, वो इसे सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी सब सिर्फ जलकर राख बन जाते हैं। और यही झंग यी की प्रिंस एनलेट के खिलाफ सबसे अच्छी चाल थी। भले ही एनलेट के पास 30,000 पावर इंडेक्स हो, वो भी गॉड ऑफ लव के एक वार से मारा जा सकता है। ज़हू झेंग की आवाज गंभीर थी। मैं जानना चाहता हूं, आखिर हुआ क्या है?